Hello, amazing viewers. Welcome back to Law Minds, where we make the legal maze feel like a walk in the park. Today, we are delving deep into the intricate world of the contract of bailment. Trust me, by the time we are done, you'll be a pro at this. So, without wasting any time, let's dive right into it. So, imagine this, you lend your precious camera to a friend for a photo shoot, or you keep your valuable jewelry in the safe at the bank. Well, congratulations, you have just become a part of a bailment agreement. In simple words, a bailment is a temporary arrangement where one person, known as the bailer, temporarily hands over their belongings to another person, known as the bailee, for a specific purpose. बेलमेंट जो है वो डिफाइन करा गया है सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू विच bailment is the delivery of goods by one person to another for some specific purpose and upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of. So basically, for a contract of bailment, there are two parties involved. First, a bailer and second, a bailee. जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को, ही इज द बेलर, एंड द पर्सन हु रिसीव्स द गुड फॉर द स्पेसिफिक पर्पस इज द बेली. जो बेलमेंट होता है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही करा जा सकता है. So there are some essential elements of bailment that need to be taken care of. That is, first, there must be a delivery of possession. So इसका एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहला वो ये होना चाहिए कि पोजीशन का ट्रांसफ़र यहाँ पे मस्ट है. सो पोजीशन बेसिकली होता है आपका कंट्रोल ओवर अ मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द केस ऑफ बेलमेंट. सो फॉर अ बेलमेंट टू टेक प्लेस, मेयर कस्टडी का ट्रांसफ़र से नहीं हो सकता एक बेलमेंट. देयर मस्ट बी अ ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन ऑल्सो. नेक्स्ट, द डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है, यानी जो पोजेशन की जो डिलीवरी हो रही थी, वो होने के लिए अगर एक बेलमेंट होना है तो ज़रूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट का वहाँ पे एग्जिस्टेंस हो. अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो ये जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन थी वो बस मेयर डिलीवरी ऑफ कस्टडी ही रह जाएगी और वो एक बेलमेंट नहीं बन सकता. Thirdly, there is a need for the purpose of a bailment. So section 148 जो है वो बताता है कि for a bailment to take place there must be a specific purpose for which the movable property was bailed. So basically एक पर्पस का होना या फिर एक स्पेसिफिक पर्पस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बेलमेंट में. और अगर एक बेलमेंट में एक स्पेसिफिक पर्पस नहीं है तो वो एक बेलमेंट नहीं होता है. साथ ही में ये जो स्पेसिफिक पर्पस जो होता है इसके कंप्लीट होते ही द बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, और या फिर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन वापस बेलर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर उस गुड्स को या फिर उस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंगली डिस्पोज करा जाता है. नेक्स्ट वी हैव द ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर. सो बेसिकली जो बेलर है, जब एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको अगर जो गुड्स बेल्ड कर रहा है उसमें अगर कोई फॉल्ट्स हैं तो ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल फॉल्ट्स टू द बेली. अगर वो कोई ऐसा फॉल्ट छुपाता है तो उसमें से होने वाला अगर कोई बाद में नुकसान होता है तो उसके लिए वो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है. तो ये ड्यूटी बेलर की है कि ही मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फॉल्ट्स. सेकेंडली, ही हैज़ टू इंडेमनीफाई द बेली. अगर बेलर प्री मैच्योर टर्मिनेशन करता है किसी बेलमेंट का और इसके वजह से नुकसान होता है बेली का, so then the bailor is duty bound to indemnify the bailee for the losses. Thirdly, he must collect the bailed goods on time. Once the purpose of the bailment has been attained, the bailor has to collect the bailed goods from the bailee. Next, there are also some duties of the bailee, like the bailee must take reasonable care of the goods. According to section 151 of the Indian Contract Act, the bailee has to take reasonable care of the goods that are bailed out to him.
तो जब कभी एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होता है तो जो बेली है जिसके पास गुड्स आए हुए हैं, जिसने रिसीव करा है पोजेशन उन गुड्स का, उस पर एक ड्यूटी होती है। और वो ड्यूटी कैसी होती है कि एक ऑर्डिनरी मैन के प्रूडेंस का क्राइटेरिया सेट करा जाता है कि एक ऑर्डिनरी मैन अपने सामान की जैसे रीजनेबल केयर करता है वैसी केयर उसको करनी होती है फॉर द गुड्स दैट हैव बीन बेल्ड आउट टू हिम। Secondly, the bailey should not use the goods for an unauthorized purpose। तो जैसे कि हमने देखा ही है कि जब बेलमेंट का एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक स्पेसिफिक पर्पस डिसाइड करा जाता है उस बेलमेंट के लिए। तो जो बेली है ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो जो बेल्ड गुड्स है उसका कोई अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे एज स्पेसिफाइड बाय द बेलर। सिर्फ वो ही काम के लिए उस बेलमेंट के गुड का यूज़ कर सकता है जिसके लिए बेलर ने उसे वो गुड बेल्ड आउट करा था। और अगर इस सिनेरियो में कोई एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा होता है जो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड पर्पस को अचीव करने के लिए करा गया था तो इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बेली की रहेगी। एंड थर्डली, द बेली ऑल्सो हैज़ अ ड्यूटी टू नॉट मिक्स द गुड और नॉट मिक्स हिज ओन गुड्स विद द बेल्ड गुड्स। बेसिकली यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, इफ़ द गुड्स आर मिक्सड विद द बेलर्स कंसेंट। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसमें बेलर की कंसेंट है जब गुड्स को मिक्स करा जा रहा था, तो ऐसे सिनेरियो में दोनों ही जो बेलर है और जो बेली है दोनों के पास वो अपना राइट है कि जिस क्वांटिटी में वो गुड्स को मिक्स करा गया था वो उसी रेशियो में अपने अपने गुड्स को ले सकते हैं वापस। सेकंड, अगर गुड्स को मिक्स तो करा गया था पर उसमें बेलर की कंसेंट नहीं थी और गुड्स पर ऐसे हैं जिनका सेपरेशन पॉसिबल है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि जो बेली है ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रह जाएगी कि सारा का सारा सेपरेशन का एक्सपेंस वो खुद हैंडल करे, जस्ट बिकॉज यहाँ पे बेलर की कंसेंट नहीं थी बिफोर मिक्सिंग द गुड्स। एंड द थर्ड सिनेरियो इज if the goods are mixed without the baler's consent as well as there is no possibility of separation। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो ऐसे केस में जितना भी सारा जो लॉस है जो कि बेलर को झेलना पड़ेगा वो सारा की सारा बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मेक गुड करे फॉर द लॉसेस। Now let's also see the different types of bailment। We have got the gratuitous bailment where the bailee doesn't pay a penny for keeping your stuff, and then there's the bailment for reward where the bailee gets a little something in return for the services। Think of it as a friendly favor versus a paid gig। नेक्स्ट चलो एक केस भी देख लेते हैं जो कि है कालिया पेरुमल पिल्लाई वर्सेस वेश्या लक्ष्मी। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है उनने हायर करा था डिफेंडेंट को फॉर मेकिंग अ न्यू ज्वेलरी आउट ऑफ हर ओल्ड ज्वेलरी। सो इसमें वो अपने पुराने सोना देती थी या अपने जो डिफेंडेंट है उनको ताकि वो उसको पिघला के एक नया सोना बना सके। हालांकि पर डे का जितना भी सोना बनता था उसको वो एक बॉक्स में पैक करके जो कि ज्वेलर के वहीं रहता था वहाँ पे पर एक ताला लगा रहता था जो कि जिसकी चाबी उस लेडी के पास रहती थी। अब ऐसा वो रोज़ करते थे पर एक दिन क्या हुआ कि वो बॉक्स चोरी हो गया और वो सारा का सारा ज्वेलरी भी चोरी हो गई। तो अब जो प्लेंटिफ है उन्होंने केस फाइल करा अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर नेग्लिजेंस एंड ऑल्सो फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। हाउएवर यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड करा कि जो पोजेशन यहाँ पे दिया गया था दैट वाज नॉट अ पोजेशन बिकॉज इट वाज नेवर द ज्वेलरी वाज नेवर इन कंट्रोल ऑफ द डिपेंडेंट होली। सो इस वजह से यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कभी एग्जिस्ट करा ही नहीं और अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करा तो यहाँ पे नेग्लिजेंस की बात आएगी ही नहीं। सो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में पढ़ा जाता है और उम्मीद है आप भी इसको याद रखेंगे। Now you might be wondering, okay, so how does all this help me? Whether you are letting your friends borrow your car
or storing your belongings in a rented space. Understanding bailment ensures you know your rights and responsibilities. ओके सो दैट्स इट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने मज़े से सीखा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम आगे भी ऐसे ही कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में समझाएंगे। अंटिल देन, stay curious, stay informed, take care, and I'll catch you in the next one. Bye bye.